बच्चों, ज्ञानदीप के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। हम कक्षा 12 में चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर फर्स्ट ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक, और अभी तक हम इसके जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें हमने क्या पढ़ा था। हमने क्रिस्टलाइन ठोस यानी आपके जो क्रिस्टल ठोस होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, और आपके अक्रिस्टल ठोस अमरफस सॉलिड, इनके बारे में हमने पढ़ा था, समझा था कि इन क्या क्या ये चीजें होती हैं, किस तरीके से इनके बारे में दिया गया है। ठीक है ना। हमने क्रिस्टलाइन के बारे में पढ़ा था कि उनका डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न होता है। ठीक है ना। उनकी लॉन्ग रेंज ऑर्डर होती है, यानी जो उनके बीच में पैटर्न है वो पूरे क्रिस्टल में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप शुरुआत में एक पार्ट में उनका पैटर्न पहचान ले तो पूरा वही पैटर्न चलता हुआ रहता है। इसी प्रकार अमरफस सॉलिड में ऐसा नहीं होता। अमरफस सॉलिड में शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं। इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं यानी एटम्स, आयन, मॉलिक्यूल, उनकी कोई फिक्स्ड ज्योमेट्री नहीं होती। ठीक है ना। शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, पैटर्न आपको हर पीरियड ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम पे वो चेंज होते रहता है। ठीक है ना। और उनका डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट होता है। कोई मेल्टिंग पॉइंट में वो मेल्ट नहीं करते, रेंज ऑफ टेम्परेचर पे मेल्ट होते रहते हैं। ठीक है ना। लेकिन क्रिस्टलाइन का फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता था। ठीक है ना। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते थे वो एनाइसोट्रोपिक होते थे नेचर में, यानी विषम दैशिक होते थे। आगे यानी अगर हम उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है अलग अलग डायरेक्शन में मेजर करना चाहते हैं तो वो डिफरेंट वैल्यू देती थी। लेकिन अमरफस सॉलिड में वो आइसोट्रोपिक होते हैं, यानी अगर हम उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज मेजर करें तो वो क्या होती है, सेम आती है हर डायरेक्शन में। ठीक है ना। ये दोनों का क्या मतलब होता है कि एनाइसोट्रोपिक में ऐसा क्यों होता था, क्योंकि वह जो सेम पैटर्न होने के कारण ऐसा होता था, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होने के कारण, जबकि अमरफस में शॉर्ट रेंज होने के कारण वो आइसोट्रोपिक दिखाता था। हमने ये भी देखा था कि जो एंशिएंट बिल्डिंग्स होती हैं उनके जो विंडो पेन्स होते हैं दे आर थिकर एट बॉटम और थिन होते हैं टॉप में। ऐसा क्यों होता था, बिकॉज वहां पर क्या होता है कि जो अमरफस सॉलिड्स होते हैं ग्लास पेन्स होते हैं, और अमरफस जो ग्लास है वो एक अमरफस सॉलिड है, उनकी क्या टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, है ना। क्योंकि दे आर बिहेव लाइक लिक्विड एंड गैसेस, तो उनकी टेंडेंसी फ्लो करने की होती है। तो धीरे धीरे वो एंशिएंट वाले फ्लो करते करते बॉटम थिक हो जाता था, लेकिन जो उनका टॉप है वो थिन ही रहता था, है ना। तो इस तरीके से हमने इनके बारे में पढ़ा था। और हमने भी पढ़ा था कि जो एंशिएंट बिल्डिंग्स होती हैं उनके जो विंडो पेन्स होते हैं उनमें कुछ क्रिस्टलाइजेशन मिल्की अपीयर हो जाता था, वो क्रिस्टलाइजेशन के कारण ऐसा प्रतीत होता था। ठीक है ना। तो ये सब बातें हमने पढ़ी थी और उसी से हम आगे कंटिन्यू करते हुए अपने लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। और आज हम बेसिकली जो क्लासिफिकेशन है क्रिस्टलाइन सॉलिड की उनके बारे में पढ़ेंगे। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है यानी क्रिस्टल ठोस है वो कितने वर्गों में वर्गीकृत है, और उनकी जो वर्गीकरण है वो हम ऑन द बेसिस ऑफ देयर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है यानी वंडरवॉल फोर्स, है ना, और आपका उन फोर्स के बेसिस पे हमने उनको कैटेगराइज किया है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में, आयनिक सॉलिड्स में। ठीक है ना। और हमने उनको हमने आप इस तरीके से हमने क्या किया है, उनको क्लासिफाई किया है। तो उसी के बारे में हम और समझने जा रहे हैं। तो स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इसको और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले है आपके पास क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण, यानी जैसे कि मैंने बात करी क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक, तो हमने बोला कि जो क्लासिफिकेशन है, हमने बात की जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है ना, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन वो 4 भागों में है। किस भागों में है? 4 भागों में है। ठीक है ना। और जो क्लासिफिकेशन है वो हमने बात की यहाँ पे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स,
उनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है उनके बेसिस पे होता है ये, और जो बॉन्ड्स जिन बॉन्ड्स के द्वारा वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को होल्ड करके रखते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को होल्ड करके रखते हैं, उस पर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो ये किस किस तरह के होते हैं, वंडरवॉल फोर्स होता है आपके पास, ठीक है ना, आयनिक बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, मेटालिक बॉन्ड होते हैं। तो इन बेसिस पे क्रिस्टलाइन सॉलिड आपकी 4 कैटेगरी में है। कौन कौन सी है, आणविक ठोस, क्या है, आणविक ठोस यानी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आणविक ठोस यानी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ठीक है। पहला आपका आणविक ठोस मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक ठोस यानी आपके आयनिक ठोस यानी आपके पास आयनिक सॉलिड, आयनिक ठोस यानी आयनिक सॉलिड्स, ठीक है ना, आयनिक सॉलिड्स। अगला आपके पास धात्विक ठोस यानी मेटालिक सॉलिड्स, क्या, मेटालिक सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड्स, धात्विक ठोस। और अगला आपके पास सहसंयोजी ठोस यानी कोवेलेंट सॉलिड्स, कोवेलेंट सॉलिड्स, ठीक है ना, कोवेलेंट सॉलिड्स। तो ये 4 क्लास में वर्गीकृत है। और कैसे बताया है क्रिस्टलाइन सॉलिड, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स, कैसे है, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स, या उनके बीच के में जो उनके पार्टिकल्स के बीच में बॉन्ड होता है, तो वो क्या क्या हो सकता है, वंडरवॉल फोर्स, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। तो सबसे पहले बात करते हैं हम आणविक ठोस की, आणविक ठोस यानी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की। सबसे पहले बात करें हम मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, सबसे पहले बात करें मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात करते हैं, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में 3 कैटेगरी आपके पास, अध्रुवीय यानी नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ठीक है। और ध्रुवीय यानी पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। और आपके हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं आपके, देखिए नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या है, जैसे कि आप समझते हैं नॉन पोलर यानी उनके बीच में पोल्स नहीं होता, वो या तो सिंपल एटम्स हो सकते हैं, ठीक है ना, सिंपल एटम्स हो सकते हैं। सिंपल एटम्स यानी जैसे आपके पास आर्गन होता है AR, है ना, या आपके पास हीलियम है, सिंपल एटम्स हो गए आर्गन, हीलियम, ठीक है ना। या फिर मॉलिक्यूल्स जो कि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड से बनते हैं, है ना, जैसे कि आपके पास H2 या Cl2, है ना, ये क्या है, ये क्या है, ये H2 एक मॉलिक्यूल है, Cl2 एक मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल्स जो कि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड से बनते हैं। 11th में आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, तो वहां पे आपने समझा था कोवेलेंट कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर। यहाँ पे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड भी 2 तरीके के होते हैं, एक आपका पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, एक नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे कि H2 है, तो H2 में H और H से मिलके बना है, किससे मिलके बना है, H और H से मिलके बना है ना। इसी तरीके से जो Cl2 है वो Cl और Cl से मिलके बना है, यानी इनके बीच में कोई क्या है, पोलैरिटी नहीं है ना, नॉन पोलर, कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि इनके बीच का ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो दोनों में सेम शेयरिंग हो रखी है, कोवेलेंट बॉन्ड की दोनों में सेम शेयरिंग है ना, सेम शेयरिंग, यानी इनके बीच में क्या है, कोई पोलैरिटी नहीं है। तो जो कि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड से बनते हैं H2 Cl2। तो इन सॉलिड्स में जो एटम्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो वीक डिस्पर्जन फोर्स से या लंदन फोर्स से जुड़े हुए रहते हैं। जैसे कि आपने क्लास 11th में मैंने पढ़ा था कि इनके बीच का जो बॉन्ड होता है
वो होता तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। और ये जो बॉन्ड है ये किससे जुड़ा हुआ, ये वीक डिस्पर्जन फोर्स या फिर लंदन फोर्स से है। दोनों के दोनों जो एटम्स है हाइड्रोजन के वीक लंदन फोर्स से जुड़े हुए या वीक आपके वीक डिस्पर्जन फोर्स से जुड़े हुए। तो जो ऐसे सॉलिड्स होते हैं, ऐसे जो सॉलिड्स होते हैं वो आपके सॉफ्ट होते हैं। क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, है ना। जनरली आप देखोगे आर्गन, हीलियम सॉफ्ट होते हैं। जो आपके पास क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, जनरली क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं और नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या होते हैं? नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। इनसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, ठीक है ना। इनके पास लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और ये जनरली लिक्विड और गैसेस स्टेट में रहते हैं। इनका कैसा होता है? लो मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट कैसा है इनका? लो मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, आप देखा होगा आपने आर्गन, हीलियम, है ना, ये बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट में होते हैं। लो मेल्टिंग पॉइंट में होते हैं और जनरली ये लिक्विड स्टेट में होंगे या फिर गैसेस स्टेट में होते हैं। कैसे होते हैं? लिक्विड फॉर्म में होंगे, लिक्विड, और ये गैसेस स्टेट में होते हैं, या तो लिक्विड स्टेट में होंगे या फिर ये गैसेस स्टेट में होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके पास क्या होते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं। फिर बात करते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं आपके? कि ऐसे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, जिनमें पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो, जिनमें क्या हो? पोलर कोवेलेंट, जैसे कि HCl, ठीक है ना, HCl हो गया आपके पास, या SO2 हो गया। क्या हो गया? SO2 हो गया। तो इनके बीच क्या है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है ना। आप देखेंगे कि पोलर कोवेलेंट, इनमें बीच पोलैरिटी है, इस पे हल्का सा डेल नेगेटिव है, इसके ऊपर हल्का सा डेल पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इनके बीच का जो बॉन्ड है ये ज्यादा किसने शेयर किया हुआ? क्लोरीन ने शेयर किया हुआ। इलेक्ट्रोनेगेटिव ने आपने पढ़ी 11th में, उसके ऊपर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन्स कि टेंडेंसी ऑफ शेयरिंग, टेंडेंसी ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो क्या करता है? जो उनके बीच का बॉन्ड है उसको ज्यादा अपनी तरफ खींच लेता है, इसलिए इसके ऊपर Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। हमने पढ़ा था वहां पे कि कोवेलेंट में भी कुछ कैरेक्टर आयनिक होता है। भाई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कब आता है? जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज तब आता है जब आयनिक फॉर्मेशन होती है, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होती है कि एक ने गेन किया, उसके पास नेगेटिव चार्ज, एक ने क्या किया? गेन किया, नेगेटिव चार्ज आया, एक ने लूज किया, उसके पास पॉजिटिव चार्ज आया। उस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव आता है। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में पॉजिटिव नेगेटिव क्यों आता है? बिकॉज कोवेलेंट बॉन्ड ऑल्सो है सम आयनिक कैरेक्टर, कुछ परसेंट उसमें आयनिक कैरेक्टर होता है। तो यहाँ पे भी आयनिक कैरेक्टर होने का यही मतलब है, ठीक है ना। आयनिक कैरेक्टर होने का यही मतलब है इनमें कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव, तो क्लोरीन थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए बॉन्ड उसकी तरफ ज्यादा खिसक गया, ठीक है ना। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स में क्या होता है? ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हेल्ड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग डायपोल डायपोल इंटरेक्शन से स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये जो सॉलिड्स होते हैं, ये सॉलिड्स भी आपके सॉफ्ट होते हैं। ये सॉलिड्स भी आपके क्या है? सॉफ्ट है। ये भी आपके नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है ना। नॉन कंडक्टर है किसके? इलेक्ट्रिसिटी के, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, ठीक है ना, कंडक्ट नहीं करते। इनके मेल्टिंग पॉइंट हायर होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से। जो मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका हायर होता है किनसे? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से क्या होता है? ज्यादा होता है। इनमें से कुछ आपके गैस होते हैं, कुछ लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर में, ठीक है ना। रूम टेम्परेचर और प्रेशर में कुछ आपके गैस होते हैं, कुछ लिक्विड होते हैं, जैसे कि सॉलिड SO2 हो गया, है ना, सॉलिड NH3। ये कुछ एग्जांपल है इन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के, है ना। जैसे कि आपके पास सॉलिड SO2 हो गया, है ना, या सॉलिड SO2 क्या हो गया? जैसे कि सॉलिड SO2 हो गया, ठीक, सॉलिड SO2 हो गया आपके पास, या फिर आपके पास सॉलिड NH3 हो गया। तो ये कुछ एग्जांपल है इनके, ठीक है ना। ये कुछ एग्जांपल है आपके इन चीज के। इतना सभी को समझ में आएगा, ठीक। अगला है आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, देखिए हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे सॉलिड्स के मॉलिक्यूल जिनमें पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो, किनके बीच में? हाइड्रोजन के बीच में। हाइड्रोजन
के बीच में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो। क्या हो? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। किन के बीच में हो? हाइड्रोजन के बीच में, और साथ साथ किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ जो अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। कौन कौन? फ्लोरीन हो गया, आपके पास ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, है ना। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। इनमें से फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज्यादा है। पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन हैज द मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। उसके पास सबसे ज्यादा ताकत है शेयरिंग, जो शेयर्ड पेयर है उनको अपनी तरफ आकर्षित करने की, उसके पास सबसे ज्यादा ताकत है फ्लोरीन के पास। तो हाइड्रोजन के साथ जब इन एटम्स के बीच बॉन्ड बनता है तो उनको हम हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलते हैं। जैसे कि आप हाइड्रोजन बॉन्ड से समझ ही रहे होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड आपने 11th में पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। दो तरह के हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर। कि जब हाइड्रोजन का बॉन्ड जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन के साथ और कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, ठीक है ना। तो इनमें जो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग से मॉलिक्यूल्स क्या रहते हैं? स्ट्रॉन्ग रहते हैं। जैसे कि आपके पास H2 हो गया, आपके पास जो सॉलिड H2 होता है, H2 आइस, है ना, उनमें क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना। तो ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। जनरली ये वोलेटाइल लिक्विड होते हैं और सॉफ्ट सॉलिड होते हैं अंडर रूम टेम्परेचर। ये आपके वोलेटाइल लिक्विड भी होते हैं। क्या होते हैं? वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल लिक्विड क्या होते हैं? वोलेटाइल से आप समझते हैं, वोलेटाइल मीन्स जो वेपर के फॉर्म में उड़ जाए। वेपर वोलेटाइल मीन्स जो वेपर के फॉर्म में ऊपर उड़ जाए। तो ये वोलेटाइल लिक्विड्स भी होते हैं, सॉफ्ट सॉलिड भी होते हैं अंडर रूम टेम्परेचर और प्रेशर। तो इस तरीके से मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में आपने अभी पढ़ा। इस तरीके से मॉलिक्यूलर सॉलिड 3 कैटेगरी में डिवाइड है, अध्रुवीय, ध्रुवीय, हाइड्रोजन बॉन्डेड, यानी नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। एक कैटेगरी हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की पढ़ी, ठीक है ना। अगली कैटेगरी में हम चलते हैं आयनिक ठोस, ठीक है ना। आयनिक ठोस में चलते हैं, यानी आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड, ठीक है ना। देखिए आयनिक सॉलिड क्या होते हैं आपके? आयनिक सॉलिड यानी, जैसे कि मैं एग्जांपल दूं आपको, आपने आयंस देखे हैं जैसे कि NaCl। NaCl कैसे बना है? Na प्लस एंड Cl नेगेटिव से मिलकर बना है। इनके बीच में क्या है? आयनिक बॉन्ड है ना। आयनिक बॉन्ड को कभी हम वैसे डैश से नहीं दर्शाते, वो तो हमारा दर्शाने का तरीका है इस तरीके से, जो NaCl, इनके बीच में डैश नहीं होता, है ना। एक्चुअली इनके बीच में क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। Na और Cl के बीच में यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स से क्या होते हैं? अट्रैक्ट हुए रहते हैं Na प्लस और Cl नेगेटिव। वो जनरली हम डैश से दिखाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं दिखाते। तो आयंस इनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं आयनिक सॉलिड्स के। ऐसे सॉलिड्स कैसे बनते हैं? 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है कैटायंस का और एनायंस का। जैसे कि यहाँ पे Na प्लस क्या है? प्लस वाला क्या कहलाता है? कैटायन कहलाता है, ठीक है। और Cl वाला नेगेटिव वाला क्या कहलाता है? एनायन कहलाता है, ठीक है ना। तो 3D अरेंजमेंट होता है कैटायंस और एनायन का, ठीक है ना। और जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, ठीक है ना। ये सॉलिड्स क्या होते हैं? बहुत हार्ड होते हैं। क्या होते हैं? काफी, NaCl ऐसे जो सॉलिड्स होते हैं आयनिक सॉलिड, काफी हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं नेचर में। ब्रिटल, है ना, एकदम से क्या हो जाते हैं? ब्रिटल हो जाते हैं, टूट भी जाते हैं जल्दी से। तो हार्ड भी होते हैं, ब्रिटल होते हैं नेचर में। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। क्या होता है? हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट भी और बॉइलिंग पॉइंट भी सबका क्या होता है? इनका हार्ड होता है, ठीक है ना। इनका हार्ड होता है। इनमें आयंस आपके फ्री नहीं होते। जैसे आप सभी को पता है कि आयनिक जो सॉलिड स्टेट में आयनिक सॉलिड्स होते हैं, उनमें आयंस फ्री नहीं होते, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते सॉलिड स्टेट में। लेकिन मोल्टन और एक्वस फॉर्म में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। बोर्ड में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनता भी है कि वाई NaCl
why NaCl in solid state, NaCl solid state में do not conduct electricity. सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करता. डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. लेकिन NaCl एक्वस फॉर्म में, NaCl मोल्टन या फिर एक्वस फॉर्म में यानी पानी में घुला हो, जब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. रीजन दीजिए. इसलिए होता है क्योंकि जो NaCl है सॉलिड स्टेट में, उसके पास क्या है, फ्री आयंस नहीं है. देखिए इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट होती है, आपने पढ़ा होगा करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज है ना, सॉरी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज. तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी. अब सॉलिड स्टेट में फ्री इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. लेकिन जैसे ये मोल्टन फॉर्म में आते हैं, एक्वस फॉर्म में आते हैं, तो पानी के पास एक प्रॉपर्टी होती है, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, जो इनके बीच के बॉन्ड को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है. इनके बीच के बॉन्ड को ब्रेक कर देता है. जब इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है तो आयंस क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं. आयंस क्या हो जाते हैं, सॉल्यूशन में फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए. और जब आयंस फ्री हो जाते हैं सॉल्यूशन में मूव करने के लिए, तो वो क्या कर सकते हैं, इजिली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं. इजिली इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हैं, कंडक्ट करते हैं. तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में काफी बार पूछा जाता है कि व्हाई आयनिक सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस और मोल्टन फॉर्म बट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट. तो आपको यही लिखना होगा कि बिकॉज सॉलिड स्टेट में उनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, जिस वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते. लेकिन एक्वस और मोल्टन फॉर्म में उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. एक्वस और मोल्टन फॉर्म में उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिस कारण वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं. ठीक है ना. तो यह रीजन है आयनिक सॉलिड का. आई होप सभी को आयनिक सॉलिड समझ में आएगा. आयनिक सॉलिड यानी जो आयनिक बॉन्ड से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि NaCl, Na+Cl-, क्या होता है इनके बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ही ज्यादा. दो कैटेगरी आपने पढ़ ली है क्रिस्टलाइन सॉलिड में, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स और आयनिक सॉलिड्स. ठीक है ना. दो कैटेगरी आपने अभी इसमें पढ़ी. तो बच्चों दो कैटेगरी आपने अभी समझी, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स और आयनिक सॉलिड्स में. जो क्लासिफिकेशन है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, उसमें दो कैटेगरी आयनिक सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में पढ़ा. दो कैटेगरी मेटालिक सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड अभी भी हमारे पास बचे हुए हैं. इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. ठीक है ना. आई होप सभी को इतना समझ में आएगा कि मॉलिक्यूलर सॉलिड तीन कैटेगरी में आपने पढ़े, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड. एंड आयनिक सॉलिड आपने अभी पढ़े कि किस तरह के उनके बीच में किस किस प्रकार के बॉन्ड होते हैं. बेसिकली जो हम कैटेगराइज कर रहे हैं, ये इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उनके बीच में जो बॉन्ड है, उसके बेसिस में कर रहे हैं. आई होप सभी को इतना समझ में आया होगा. थोड़ा सा आपको 11th का भी ध्यान में रख के इस लेक्चर को देखना चाहिए, ताकि आपको और इजीली समझ में आ पाए, है ना. तो यहीं पे मैं इसको समाप्त करता हूँ. धन्यवाद.